हेलो एवरीवन, हम बैक हो गए हैं वापस से। इनवाइट कर लेते हैं हमारी जो आज की गेस्ट हैं उन्हें। जी फ्रेंड्स, हमारे साथ कनेक्ट करते रहिए। जी जी, जो टेक्निकल इशू सॉल्व हो गए हैं यहाँ पे, और हमारे साथ हमारी गेस्ट जुड़ चुकी हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि ये नेटवर्क इश्यूज हैं, इसके ऊपर ना हमारा जोर है ना हमारी गेस्ट का जोर है। बिल्कुल प्रिया जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट यहाँ सेंड कर दी है ऐड करने के लिए, बहुत जल्दी हमारे साथ कनेक्ट करने वाली हैं। हेलो प्रिया जी। हाय। हाय। फाइनली। नो इश्यूज, नो इश्यूज, टेक्नोलॉजी है, अप एंड डाउन हो सकता है इसमें, बिल्कुल भी फील नहीं कीजिए कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। मगर इंतजार के बाद आज हम साथ में हैं, तो चलते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे आपसे को सुनने के लिए यहाँ वेट कर रहे हैं। 5 बजे का स्पेशल संडे का टाइम उन्होंने निकाला है आपसे मिलने के लिए, तो माय प्लेजर। चलिए। अच्छी बात है कि लोग हैं मेरे जी साथ। जी 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 जी। प्रिया जी, पहले तो मैं आपको वेलकम करती हूँ हैप्पी सोल के पेज पे। और मैंने आपकी बहुत सारी चीजें देखी हैं, बहुत सारी चीजों में आपको इन्वॉल्व होते हुए देखा है, इसीलिए हमने आपका नाम रखा वंडर वुमन। तो क्या ये जस्टिफाई रखा है कि नहीं, आप ये मुझे बताइए। मैंने जब नाम पढ़ा ना तो मुझे खुद को भी शौक हो गया। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, आप हो क्या हो, ये सामने जो चीजें दिखाई दे रही है, सामने जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, तब आपको पता चलता है कि अच्छा आप ऐसे हो। आप वो कहते जी हैं ना कि आप अपना कर्म कर रहे हो, हम फल की जी इच्छा जी नहीं जी कर रहे हैं, तो वो फल इस तरह से मिलता है। जब मैं एक्टर भी हूँ, मैं आरजे भी करती हूँ, मैं आरजेइंग भी करती हूँ, मैं बीजे भी हूँ। तो जब सामने वाला कुछ कहता है तब पता चलता है अच्छा आप में इक्वालिटी है। तो जब आपने वंडर वुमेन ये एक मेंशन किया, तो मेरे लिए जी बहुत अच्छी बात थी। और वाकई में बहुत अच्छा आपने निकाला, एक जो जी। मेंशन निकाला, एक नाम निकाला, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच हैप्पी सोल, ओके। इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। चलिए आगे हम सेशन को बढ़ाते हैं। बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी हैं और हमारे व्यूवर्स के मन में भी डेफिनेटली होंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे देख पा रही थी, आपने मेंशन किया है कि आप चिल्ड्रन थिएटर एजुकेशन की जुड़ी हुई ज्यादा हैं, आप उन स्टेज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही हैं। तो बड़े लोगों को सिखाना तो बहुत आसान काम है, वो समझ भी जाते हैं, वो सब चीजें याद भी कर लेते हैं, मगर बच्चों के साथ डील करना आई थिंक बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। तो आप इसमें बताइए, आप कैसे मैनेज कर लेती हैं। एक्चुअली स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। मैंने 2006 से चिल्ड्रन थिएटर काम शुरू किया, और उसकी नींव जो पड़ी वो एज अ लर्नर पड़ी थी। जब पहले मैं ओके। खुद मैंने सीखा एज अ लर्नर मैं थी। और उसके बाद में जब मैंने सीख लिया, तब मैं उस टाइम मतलब चिल्ड्रन थिएटर में मैंने पार्टिसिपेट किया था। जवाहर कला केंद्र के चिल्ड्रन थिएटर में मैंने पार्टिसिपेट किया था। और वहां ओके। से, बिकॉज हम सीनियर थे, सीनियर कैटेगरी में थे, वहां से फिर कहीं ना कहीं वो नींव ऐसे पड़ी। और जब हम खुद ट्रेनी बने, तब वो उसी नींव का असर था कि जी हमारे लिए चीजें आसान हो गई, उस साइकोलॉजी को समझना आसान हो गया। एजुकेशन कंसेप्ट पे ट्रेनिंग करी, जो एनएसडी के कुछ एक्सपर्ट हैं उनके साथ में मिलकर, जो थिएटर एजुकेशन पे काम कर रहे हैं उनके साथ में मिलकर, मेरे ब्रदर हैं गगन मिश्रा, उनके साथ, उनके सानिध्य में। तो इस तरह से चीजें शुरू हुई। फिर स्कूल्स में काम शुरू हुआ, सिलेबस पे काम। फिर मुझे गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वहां की स्कॉलरशिप मिली, उसके लिए मैंने थिएटर एजुकेशन को पढ़ा। उसमें मेरा सब्जेक्ट थिएटर इन एजुकेशन ही था। तो वो जब पढ़ा, वो जब ओके। साइकोलॉजी पढ़ी, लोगों के थॉट्स पढ़े, ऑथर्स को पढ़ा, तब जाके चीजें समझ में आई। और वो कहते हैं ना कि जो प्रैक्टिस होती है वो आपको बना देती है। बस वो जी जी प्रैक्टिस और जी। सारी चीजें बच्चों की साइकोलॉजी के साथ अब बहुत एंजॉय करती हूँ मैं बच्चों के साथ। चलिए चलिए, ये तो आपने बिल्कुल सही बात की कि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। क्योंकि जितना एक्सपीरियंस है, जितनी चीजों को हम बार बार दोहराते जाते हैं, तो चैलेंजेस हमें पता चलने लग जाते हैं और हम आसानी से बियर कर जाते हैं।
यहाँ पे हमने आपके बारे में ये भी सुना कि आप मास कम्युनिकेशन से आपने मास्टर्स कर रखा था, फिर सडनली आपने शिफ्ट किया, क्योंकि मास कम्युनिकेशन करने के बाद आप मीडिया लाइन में भी जा सकती थी, न्यूज वाले सेक्शंस में भी जा सकती थी, मगर आपने थिएटर में ड्रामा के अंदर यूजीसी नेट क्लियर किया, तो इसका नहीं कोई नहीं 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 स्पेशल नहीं, रीजन? पहले मैंने थिएटर से मास्टर्स किया था 2006 में। ओके। मैंने ड्रामेटिक सब्जेक्ट से मास्टर किया था। मेरा जो फर्स्ट चॉइस थी वो मेरी ड्रामेटिक्स ही थी। तो ओके। मैंने ड्रामेटिक सब्जेक्ट में ही ग्रेजुएशन किया महारानी कॉलेज से। उसके बाद में मैंने मास्टर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ ओके। राजस्थान से। उसके बाद मैंने 1 साल का गैप लिया, बच्चों के साथ चिल्ड्रन थिएटर पे, थिएटर एजुकेशन पे काम किया, स्कूल्स में काम किया। 2007 में ओके। मुझे रियलाइज हुआ, बिकॉज उन दिनों मैं भास्कर के लिए फ्रीलांसर काम किया करती थी, और ओके। एक लोकल चैनल था उसमें मैं न्यूज एंकर भी थी। मुझे उन दिनों रियलाइज हुआ कि मुझे इसमें भी इंटरेस्ट है, तो मुझे इसके लिए भी करना चाहिए। फिर भाई ने प्रमोट किया, फिर और भी मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, और कुछ मेरा क्रिएटिव माइंड था, मुझे मूवी बनानी है, मुझे कैमरा हैंडलिंग करना है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये जब इसका कोर्स है तो व्हाई नॉट। तो फिर मैंने अपनी जॉब जी। छोड़ी 2006 में जो मैं ओके। कर रही थी। 2007 में मैंने मास कम्युनिकेशन में ज्वाइन किया, एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का, जो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है भानावत जी के अंडर जी। में। तो में ज्वाइन करने के बाद में 2009 में मेरा कंप्लीट हुआ, और दोनों सब्जेक्ट्स पे मेरे पैरेलल चले, मतलब मेरा इंटरेस्ट था, तो फिर दोनों चीजों को मैंने साथ साथ करते हुए ये चीजें हुई मेरी। जी। जी, जी वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहां रहा, हर चीज को फिर मैनेज भी कर लेते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उस चीज में है। तो चलिए, बहुत अच्छा रहा आपकी जर्नी के बारे में जान के, हमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है और बहुत प्राउड भी फील हो रहा है कि इस तरह से आप अपने सपनों को, क्योंकि जो लेडीज होती हैं वो जनरली अपना घर ओरिएंटेड होती हैं, अपनी फैमिली ओरिएंटेड होती हैं, मगर आपने करियर को प्रायोरिटी रख करके करियर भी किया, तो उसके लिए बहुत इसलिए बहुत इसके खुशी लिए की मैं बात अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, हाँ इसके लिए मैं अपनी पेरेंट्स को, फैमिली को, क्योंकि उन्होंने मेरे को कभी होम सिकनेस नहीं आने दी। घर में सबसे जी। छोटी थी, हम 4 भाई बहन, सबसे छोटी थी, लेकिन कभी मुझे वो होम सिकनेस नहीं आने दी, ना कभी घर की चीजों में बांध के रखा कि नहीं तुम लड़की हो, तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, तो तुम ये चूल्हा चौकी करो, जो एक हमारा टिपिकल वर्ड है ना, चूल्हा चौकी, तुम्हें जी। तो रोटी बनानी जी। है, मतलब वो थॉट से परे थे पेरेंट्स। और चूंकि भाई का भी सपोर्ट था, तो ये एक अच्छी चीज थी कि मैंने फ्री लॉन्च फुल हैंड और फ्रीडम के साथ में काम किया। सुबह 7 बजे निकल रही हूँ, रात के 9 बजे घर आ रही हूँ, थिएटर भी कर रही हूँ साथ के साथ। जब मैंने मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया, उसकी पढ़ाई भी कर रही हूँ, तो पेरेंट्स का सपोर्ट था, तो शायद जी। इसका क्रेडिट पेरेंट्स को जाएगा मेरे। जी। जी। जी, बिल्कुल। क्योंकि किसी भी जर्नी के पीछे इंस्पिरेशन और सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है, और वो पेरेंट्स का सपोर्ट मिले तो आदमी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसी बीच हमारे साथ एक क्वेश्चन भी यहाँ पे जुड़ रहा है कि आप ऑलरेडी थिएटर से कनेक्टेड रही हैं, तो आपने सीरियल्स और ये जो, क्योंकि डेली सोप्स टाइप की जो चीजें हैं, उनमें क्यों नहीं मूव करना चाहा? ये राजीव जी हमसे पूछ रहे हैं। अच्छा, राजीव जी पूछ रहे हैं। पहले इंटरेस्ट था जब मैं थिएटर में, एक बार ये मेरा डिपार्टमेंट, मतलब जो मैं मास्टर्स कर रही हूँ कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में ट्राई करेंगे। अच्छा, दिमाग में ये फिट था, और भाई का भी यही था, क्योंकि भाई मेरे मेंटोर रहे हैं स्टार्टिंग से, गगन मिश्रा। जी। तो ये था कि तुम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, उसके बाद में फिर मीडिया लाइन मतलब करना। उसके जैसे ही ओके। मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, और ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किए, मैंने एक दो शॉर्ट मूवीज करी है। मैं जीती, मैंने एक मूवी करी है जो पत्रिका टीवी के लिए बनी थी, उसमें लीड रोल किया है। जेड प्लस भी मैंने किया है, हालांकि वो आफ्टर मैरिज किया है। मैंने मूवीज वगैरह ट्राई की हैं, कुछ सीरियल्स के ऑफर भी आए हैं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी क्योंकि एकेडमिक लाइन थी, तो मेरे दिमाग में ओके। एक टाइम के बाद में शिफ्ट हो गया कि नहीं, मुझे अकेडमी लाइन में ही जाना है। प्लस दूसरी चीज, मैं शायद उतना कॉम्प्रोमाइज या उतना एडजस्टेबल गर्ल नहीं थी कि मैं मीडिया लाइन ओके। में जाऊं और उतनी स्ट्रगल कर पाऊं। तो ओके। मुझे अपना एक टाइम पे आने के बाद में मुझे फील हो गया कि मैं अकेडमिक लाइन के लिए बनी हूँ, मैं मीडिया लाइन के लिए, फुल ऑन मीडिया लाइन के लिए नहीं बनी कि मैं मुंबई जाके बॉलीवुड जाके ट्राई करूं, स्ट्रगल करूं, वहां जो जिस तरह की चीजें हैं उनमें मैं एडजस्ट हो पाऊंगी। मुझे वो समझ में आ गया था एक टाइम के बाद में। तो बस फिर मैंने अपने आप को एकेडमिक लाइन में ही रखा, और उसी में फिर मैंने अपना नेट जो यूजीसी का होता है ड्रामेटिक सब्जेक्ट में, मैंने वो जी। कंप्लीट किया, और उसी लाइन में कंटिन्यू कर रही हूँ अभी भी। जी। जी। जी, आपका फोकस अजीब क्लियर सी था, आपके गोल्स बात क्लियर थे।
जी राजीव जी, आई जी। थिंक संतुष्ट हो गए होंगे सवाल से। हमारे साथ एक और व्यूवर्स का सवाल यहाँ पे जुड़ रहा है। श्वेता जी कह रही हैं कि आप ये मानती हैं कि अच्छा दिखना भी थिएटर में बहुत मायने रखता है? मेरे हिसाब से सिर्फ थिएटर में नहीं, हर ओके। फील्ड में। इवन ओके। आप, भले आप कोई जॉब में नहीं, अगर आप होम मेकर भी हैं तो भी आपको अच्छा दिखना जरूरी है। और मैं ये नहीं कह रही कि भगवान ने आपको, भगवान की इसमें कहीं रोल होता है अच्छा दिखना। अपीयरेंस पर डिपेंड करता है। जी। कैसे भी हो आप, आपकी अपीयरेंस, आप खुद अपने आप को कैसे मेंटेन रखना चाहते हैं वो चीज है। हाँ, मैं अपने आप को मेंटेन रखना चाहती हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं थिएटर से हूँ, वो मैं बचपन से ओके। हूँ। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तब भी सुबह उठ के सबसे पहले मैं अपना मिरर देखती थी, मैं खुद को देखती थी। तो वो शायद स्टार्टिंग से मेरे साथ वो चीज रही है। और जी। मुझे यही लगता है कि आपकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, आप जैसे भी हो जो भी हो, आपकी अपीयरेंस अच्छी होगी तो फर्स्ट इंप्रेशन वही होता है आपका। जी जी ये जी चीज है। जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बताई। हमको ये भी नॉलेज में आया कि आपके हस्बैंड भी इसी तरह की फील्ड से बिलोंग करते हैं, थिएटर एंड आर्ट उसमें। तो देखिए कई बार क्या होता है कि एक एक अच्छी भी बात है, एक बुरी भी बात है कि आप एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, मगर कहीं ना कहीं एक कंपटीशन की भावना भी मन में आती है। तो आप लोगों की लाइफ में कभी ऐसा फेज आया कि आपने कभी अपने आप को कम्पीट किया अपने हस्बैंड के साथ? हम compete करते हैं इस लेवल पे कि किसकी तारीफ हमें करनी है। इन द सेंस, ओके। यहाँ पर हम अमिताभ बच्चन और जया बच्चन नहीं, अभिमान फिल्म के, यहाँ पर हम ऑपोजिट हैं। यहाँ पर मुझे ओके। जब भी मौका मिलता है मेरे हस्बैंड की तारीफ करते हैं, और उन्हें जब भी मौका मिलता है वो मेरी तारीफ करते हैं। मुझे जब भी मौका जी। मिलता है मैं उनको रिकमेंड करती हूँ, उन्हें जब भी मौका मिलता है वो मुझे रिकमेंड करते हैं। गगन मिश्रा के बाद में मेरे सेकंड मेंटोर, मेरे फ्रेंड, मेरे वेल विशर जो है वो मेरे हस्बैंड कपिल शर्मा। और जी जी जी। शादी के बाद मैं कंटिन्यू कर पा रही हूँ। तो मतलब मेरी इच्छा तो है ही, बट मेरी इच्छा के साथ में मुझे सपोर्ट उनका मिला है कि हाँ ठीक है, मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा उसके लिए। मुझे मनाना नहीं ओके। पड़ा कि यार सुनो प्लीज मैं फील्ड में हूँ, कंटिन्यू कर लूं। जबकि हमारे फील्ड में से मैंने बहुत सारे कपल देखे हैं जो आफ्टर मैरिज अपने आप को उन्होंने खींच लिया है या नहीं हुए हैं। तो ऑफकोर्स फैमिली को मेंटेन करते हुए, फैमिली में बैलेंस करते हुए मैं अगर कुछ कर पा रही हूँ तो वो उनका सपोर्ट है। आज मैं आपके सामने हूँ और मेरे बच्चे को अगर मैनेज कर रहे हैं तो वही मैनेज कर रहे हैं अभी। तो सपोर्ट है उनका। और बहुत अच्छी बात है मेरे लिए कि वो हाँ। मुझे मिले। जी एक्चुअली जी वो जी मुझे नहीं जी मिले, हमने बिल्कुल। ढूंढ लिया। ये भी अच्छी है। चलिए, हमारे हाँ। बीच में एक सवाल और आ रहा है जो कि परिवेश जी का है। वो कह रहे हैं कि हाउस को भी मैनेज करना पड़ता है और प्रोफेशनल लाइफ को भी मैनेज करना पड़ता है, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है लेडीज के लिए। तो आप इसको किस तरह से मैनेज कर पाती हैं? ये मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। थोड़ा सा नहीं, बहुत टफ होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है। और अंकिता भी सामने है, अंकिता भी मतलब एक मदर है, अच्छी वाइफ है, और अच्छी बहू भी है, और काफी अच्छी, तो अंकिता भी समझ सकती है कि टफ तो है। एम आई राइट अंकिता? जी टफ तो जी बहुत बिल्कुल होता है, बिल्कुल। लेकिन वही आपकी सपोर्ट होता है तो वो चीजें हो जाती है। ऐसा नहीं मेरे साथ नहीं था। आफ्टर मैरिज मैंने अपने आप को थोड़ा स्पेस दिया, मैंने जॉब से। शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से उनका वीडियो यहाँ पे क्लोज हो गया है, बट हम उन्हें वापस से स्क्रीन पे लेते हैं। जी हम उनको वापस से कनेक्ट कर रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज हो गए थे। हाँ जी, हमारे साथ वो वापस से स्क्रीन पे हैं। जी। जी, क्योंकि यही मुझे आपका लगा, जो मैं, शेड्यूल। हाँ हाँ मुझे जी यही लगा कि बोलते बोलते है ना क्या हो गया एकदम से। नहीं नहीं, कोई नहीं, थोड़ा सा हमारा मतलब क्योंकि वहाँ पे वो जिस एरिया में है शायद हो सकता है वहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू आ रहा हो। चलिए हम वापस से स्टार्ट करते हैं। ओके। सो अब चलते हैं आगे के क्वेश्चंस के ऊपर। आप एक क्यूरियो नाम की संस्था से भी जुड़ी हुई हैं,
तो थोड़ा सा जी। हमें उसके बारे में बताइए कि वो क्या है। क्यूरियो परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी, और 2007 जी। में शुरू की थी हमने। और बेसिकली ये बेस्ड है टोटली चिल्ड्रन थिएटर, थिएटर इन एजुकेशन, थिएटर फॉर यंग ऑडियंस, इस पर पूरी तरह बेस है। और हम जो इसमें काम करते हैं वो चिल्ड्रन थिएटर, जो कि अपने नाम से ही समझ में आता है कि बच्चों के लिए है, थिएटर फॉर यंग ऑडियंस जो ऐसा थिएटर जो यंग ऑडियंस के लिए है, और थिएटर इन एजुकेशन जहां पर हम शिक्षा में रंगमंच की बात करते हैं। ये ओके। ये जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो थिएटर के लिए समर्पित है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और ओके। 2007 से लेकर हम रेगुलर इसमें काम कर रहे हैं। ओवरऑल इंडिया में हमारी क्लासेस चलती हैं, चाहे थिएटर इन एजुकेशन की बात हो, चाहे चिल्ड्रन थिएटर की बात हो, या ट्रेनिंग की बात हो। ये ओवरऑल एक ओके। पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें हम बहुत सारे जयपुर के, दिल्ली के, मुंबई के एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। हर साल इसमें हम एक वर्कशॉप भी प्लान करते हैं जो समर्स के लिए होती है। बाकी पूरे साल हमारा काम चलता रहता है इसमें, कि किस तरह से हमें काम करना है। हमारी ट्रेनिंग्स होती रहती है हमारी खुद की, और जब हमारी ट्रेनिंग होती है उसके साथ ही फिर हम अपने स्टूडेंट्स के साथ में ट्रेनिंग करते हैं। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वही फिर थोड़े थोड़े टाइम बाद जब हमें लगता है कि हाँ ये स्टूडेंट्स अब पूरी तरह ट्रेंड हो गए हैं, तो वो स्टूडेंट्स हमसे जुड़ जी। जाते हैं एज एन ऑब्जर्वर, एज एन इंस्ट्रक्टर। तो एक तरह से ये ओके। ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर पे भी काम करती है, जिसमें बहुत सारे जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे जिनके पास पढ़ने के लिए नहीं है कुछ भी साधन, वहां पर जाकर भी हम लोग काम करते हैं। तो एक तरह से ये परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी कम एनजीओ है। ओके। ओके, सो जी वेरी हाँ। नाइस, ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है आपका। बीच में हमारे पास एक सवाल और आ रहा है शैलेंद्र शर्मा जी का। वो बोल रहे हैं कि आप अपनी फैमिली लाइफ में और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को परिपूर्ण मानती हैं क्या? हाँ, क्योंकि मेरे फैमिली को मुझसे शिकायत नहीं है। अगर मैं अपने हस्बैंड की बात करूं, मैं अपने बच्चे की बात करूं, मुझसे शिकायत नहीं है। रही बात प्रोफेशनल लाइफ की, तो प्रोफेशनल लाइफ में मुझे जो गोल्स अचीव करने हैं वो मैं कर पा रही हूँ। वहां पर भी मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट है। और वो कहते हैं ना, चाहते पूरी नहीं होती, तो प्रोफेशनल लाइफ में जो मेरी चाहते हैं वो चल रही हैं, वो पूरी हो रही हैं। जी। लेकिन हाँ, मैं उस तरफ बढ़ रही हूँ। और परिपूर्ण तो कोई नहीं होता, हम अगर बात करें तो परिपूर्ण तो कोई नहीं होता, जी। लेकिन हाँ फैमिली की तरफ मैं परिपूर्ण हूँ। और प्रोफेशनल में किसी को मुझसे शिकायत होगी तो वो, उसमें मेरी मेरी प्रॉब्लम जी, नहीं, वो अगले की प्रॉब्लम है। सही बात है, सही बात है। बिल्कुल। बाकी ये जो है सक्सेस तो स्टेप बाय स्टेप मैनर में ही आती है, एकदम से अचीव नहीं होती है। और जब तक लाइफ है, जब तक हम सक्सेस के पीछे भागते ही हैं, और वो भागना भी चाहिए। वो एक आदमी के जिंदा रहने की एक ड्राइव होती है कि हाँ मुझे कुछ करना है, इस वजह से मैं आगे बढ़ पाता हूँ। जी, बहुत अच्छी बिल्कुल सही। बातचीत चल रही है हमारी मिस प्रियदर्शनी मिश्रा जी से। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है उनके लिए, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ अपनी तरफ से, कि आप एक आरजे भी हैं और एक वीजे भी हैं। क्योंकि आरजे के अंदर थोड़ा सा टेक्निक अलग होता है, वीजे के अंदर टेक्निक्स अलग होती है। आपको पर्सनली कौन सा ज्यादा प्रेफर करता है, जो आपको पसंद हो? आज मैं अगर बात करूं तो आज मेरे लिए जी। दोनों सही हैं, और दोनों मेरे लिए फायदेमंद भी हैं। तो ओके। मुझे दोनों ही पसंद है। जब मुझे आर्जिंग करनी होती है तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पे मुझे एक्सप्रेशंस, बिकॉज अब मुझे एक्सप्रेशंस की आदत हो गई है, क्योंकि मैं बीजे हूँ तो मुझे एक्सप्रेशंस की आदत हो गई है, मैं एक्ट्रेस हूँ तो मुझे एक्सप्रेशन की आदत हो गई है। वो मेरे काम आता है आर्जिंग में। आर्जिंग में जब मेरे ओके। प्रोनाउंसिएशन होती है, मेरी स्पीच होती है, उसमें मेरे इमोशंस और एक्सप्रेशंस झलकते हैं, जिससे सुनने वाले को मैं जो कहना चाह रही हूँ वो समझ में आता है ज्यादा अच्छे से। और जब जी। मैं जी। जी। बोल रही हूँ, जब स्पीच पे काम कर रही हूँ, वो मेरे वीजे में काम आता है, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ ठहराव लेना है, किस वर्ड को किस तरह से बोलना है, कितने पंचुएशन के साथ बोलना है, कितने मॉड्यूलेशन के साथ बोलना है, तो वो मेरे वीजिंग में काम आता है। तो मेरे लिए दोनों फील्ड बहुत काम के हैं, और दोनों जगह मुझे लगता है कि मेरे लिए वो आरजे वाला वीजे में फिट बैठ रहा है, और वीजे वाला आरजे में हेल्प कर रहा है मेरी। तो मेरे लिए ओके, मीन्स आज आपके अगर लिए वो देखें तो सही है। एज अ कॉम्प्लीमेंट्री वर्क कर रहे हैं, कि एक दूसरे की जो कमी है वो आपस में पूरी कर देते हैं वो। जी एग्जैक्टली जी जी, एग्जैक्टली। बिल्कुल। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई।
साथ में अब आपका एक और प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे देखा था, सिप ऑफ आर्ट, बतियन की गली। तो वो क्या है, उसके बारे में भी हम जानना आपसे बिल्कुल चाहेंगे। बतियन की गली, अ सिप ऑफ आर्ट, जी। अ मंथली जी। आर्ट सीरीज, ये पूरा नाम है इसका। ओके। और ये 2 साल पहले से दिमाग में कुछ चल रहा था कि कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे जितनी भी मल्टी डिसिप्लिनरी आर्ट हैं वो एक जगह आए। बिकॉज हम लोग जब से ओके। मैंने थिएटर लिया था तब से पढ़ते आ रहे हैं कि ललित कलाएं होती हैं और ये हमारी परफॉर्मिंग आर्ट होती है, विजुअल आर्ट्स होती हैं। विजुअल आर्ट्स के लिए परफॉर्मिंग आर्ट जरूरी है, परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए विजुअल आर्ट जरूरी है, बट कभी मैंने प्रैक्टिकली इनको साथ में नहीं देखा। तो तब भी मुझे ओके। लगता था कि अच्छा साथ में कैसे। एक तो प्लेस देखे हैं मैंने जहाँ पर विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट का संगम देखा, लेकिन वो बहुत कम है। तो बहुत ओके। टाइम से दिमाग में चल रहा था कि कुछ ऐसा हो जहाँ पे सारी कलाएं एक जगह आए और हम एक मंच पे आके अपने विचार साझा करें। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? फाइनेंशियली सपोर्ट की। जी। तो मुझे जी। लगा जी। कि एक अकेला जो चना है वो भार नहीं ढो सकता। फिर मैंने धीरे 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 क्यूरियो में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां मैंने आइडिया रखा, मेरे ब्रदर के सामने रखा, हस्बैंड के सामने रखा, बिकॉज हम दोनों सेम फील्ड से हैं। तो हम बहुत विचार जो है वो अपने साझा करते हैं, नए आइडियाज पे काम करते हैं। उसके बाद 2 साल के बाद ये आइडिया इम्प्लीमेंट हुआ जब हम इसको एक शेप दे पाए, जब कलानेरी आर्ट गैलरी हमसे जुड़ने में समर्थ हो जुड़। पाया। तब हमें लगा कि ओके। अब हम इसको ऑन एयर ले सकते हैं। ऑन एयर मतलब अब हम इसको कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने इसको मतलब कुछ हम जो कलाकार हैं, कला जो सृजनकार हैं, उनसे भी मिले, उनसे भी आइडिया शेयर किया। सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हमने पहला एपिसोड थिएटर का यानी कि रंगमंच का किया, जिसमें रुचि भार्गव जी जो जयपुर मंच की वरिष्ठ अदाकारा हैं उनके साथ में, और मेरे हस्बैंड कपिल शर्मा जी ने कहानी को नरेट किया था, उनके साथ में किया। और उसके ओके। बाद में हम लगातार अलग अलग विधाओं से जुड़ते गए। तो ये एक मल्टी आर्ट डिसिप्लिनरी की एक छोटा सा प्रयास किया था कि सभी एक मंच पर आ पाए, जी। एक ऐसी जगह हो जहाँ जी। पे सारी कलाएं एक साथ इकट्ठे हो। जी अंकिता। जी, बहुत ही इनोवेटिव आइडिया लग रहा है आपसे बात करके, और कभी मौका मिला तो हम जरूर से इसको एसोसिएट होना चाहेंगे इसके साथ भी, क्योंकि आपने जो चीजें बताई हैं वो काफी इनोवेटिव है। बहुत सारे व्यूअर्स का मतलब पर्सनली मेरे पास ये भी सवाल आया है कि जो आरजे में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या उनको टिप्स देना चाहेंगी, कि क्योंकि आप बहुत टाइम से आरजे से जुड़ी हैं, वीजे से जुड़ी हैं, तो आप उनके लिए क्या टिप लेकर के देंगी उनको। पहले तो क्लियर करना होगा दिमाग में कि आपको आरजेइंग क्यों करनी है। हम कोई भी अगर ओके। फील्ड चुन रहे हैं तो सबसे पहले क्यों। सिर्फ एक एक ग्लैमर है इसलिए कि हम सुनते हैं बहुत सारे चैनल्स में अलग अलग आरजेस को, उनकी आवाज को सुनते हैं और अच्छा लगता है। ये जो सिर्फ अच्छा जी। लगता है ना, ये हमें भटका देता है। उसके पीछे का कारण जानिए। सबसे पहले तो वो गोल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने सोच लिया है कि मुझे, जब आपको क्लियर समझ में आ गया है कि हाँ इसके ये फायदे हैं, ये नुकसान है, जब आपको ये चीज क्लियर हो गया है और लग गया है कि नहीं इसी में ही जाना है चाहे कुछ भी हो, उसके बाद में आप अपनी स्पीच पे काम करिए, आप अपने प्रोनाउंसिएशन पे काम करिए, आप एक्सप्रेशंस पे ओके। काम करिए, आप वोकेबलरी पे काम करिए, आप हर फील्ड की नॉलेज रखिए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आर्ट हो, मेडिकल हो, किसी भी फील्ड में आप अपनी रुचि को कंटिन्यू करें, पढ़ना शुरू करें, न्यूज़पेपर, न्यूज पढ़ना, आरजेस जो जिस तरह से अपनी बात कहते हैं, अलग अलग चैनल्स के हर चैनल्स को सुनिए, चाहे जयपुर का हो चाहे किसी भी उसका हो। आजकल हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उनको जी। सुनिए। जी। जी। और कहीं ना कहीं आप आपको लगेगा कि आप अब कहाँ तक हैं। और उसके बाद थोड़े थोड़े टाइम में हर चैनल्स में रिक्वायरमेंट्स या रिक्रूटमेंट्स होते रहते हैं, तो आप वहां पे ट्राई कर सकते ओके। हैं और इस तरह से आप आर्जिंग कर सकते हैं। जी ओके। अंकिता। क्योंकि हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी मिस्टर कपिल शर्मा जी से भी, तो उन्होंने जैसे बोला था कि थिएटर जो होता है वो ना केवल आपको स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए करता है, बल्कि लाइव परफॉर्म करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि वहां से आप बहुत सारा कोऑर्डिनेशन सीखते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन सीखते हैं, आपको चीजें करनी आती जाती हैं। तो आपका भी यही विचार, मतलब आप भी इस चीज से सहमत करती हैं। एक्चुअली मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जो थिएटर होता है, हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप इसको करियर एज अ करियर ही ऑप्ट करें। जो थिएटर जी। है, जो रंगमंच है, वो आपको जीने का तरीका सिखाता है।
आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है। मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ। मैं बचपन में बहुत शाय थी। मुझे आज मैं आरजे हूँ, मैं आज वीजे हूँ, लेकिन बचपन में मैं इतनी शाय थी कि कोई घर में गेस्ट आ गया, मैं अंदर सबसे अंदर वाले कमरे में जाके छुप के बैठती थी। पेरेंट्स के कहने पे आके नमस्ते करती थी, क्योंकि तय जाता है कि कोई घर में आ रहा है तो आप उनको विश जरूर करें। बस वो जी उनके कहने पे मैं आती हूँ। आज जो मैं अपनी पर्सनैलिटी में जो ग्रूम हुआ है, जो इनहेंसमेंट हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ थिएटर के कारण। तो एक बहुत बड़ा ओके। बदलाव आता है आपके जीवन में। आप समझ सकते हो, आप जो लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करने की शक्ति आती है रंगमंच के जरिए, क्योंकि रंगमंच में आप जब विभिन्न किरदार निभाते हैं और जिस मेहनत के साथ गुजरते हैं, तो वहां पर आपको समझ में आता है कि लाइफ क्या है और लाइफ में कितने स्ट्रगल है और उनको कैसे हमें आ, उनसे कैसे लड़के, उनसे कैसे गुजर के हमें उनका सामना करके आगे बढ़ना है। जी जी। जी जी। इसी बीच हमारे साथ एक और सवाल आपके लिए जुड़ गया है। शिल्पी जी पूछ रही हैं, आपने बहुत सारे प्ले किए हैं अपनी लाइफ में, तो आपका पर्सनली आपका सबसे फेवरेट प्ले कौन सा है, या कौन सा किरदार आपको सबसे पसंद आया? आ, मेरी ना, इन्होंने, शिल्पी जी ने एक बहुत अच्छी सी याद ताजा कर दी है। 2003 में मिस्टर वैभव माथुर, जो आज भाभी जी घर पे हैं, मैं आप टीका राम के रूप में देखते होंगे उनको, जी। उन्होंने एक प्ले किया था। और चूंकि मैंने एकेडमिक एकेडमिक वाइज अपना करियर शुरू किया था महारानी से, और प्रैक्टिकली मंच से मेरा जुड़ाव धीरे धीरे हो रहा था उन दिनों, तो उन्होंने एक प्ले के लिए मुझे कहा। एक प्ले था, मनु भंडारी की कहानी है सजा, उसको ड्रामेटाइज ओके। करके वो प्ले कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा, मुझे सीख रहा था, सीखने के प्रोसेस में थी, मैंने कहा ओके। वो प्ले इतना शानदार था और उस प्ले का जो प्रोसेस था वो मेरे लिए आज भी, मतलब, पाई, और वो आज भी एक मेरी ट्रेनिंग है जो चल रही है। 3 महीने उस प्ले जी। की हमने रिहर्सल किया, जीरो से शुरू ओके। करके हम बिल्कुल एंड पहुंचे, और उस प्ले को लोगों ने इतना पसंद किया। 2 घंटे का प्ले था, उसमें 2 घंटे में कंटिन्यू स्टेज पे थी। मुश्किल से 5 सेकंड के लिए 10 सेकंड से मैंने एग्जिट की होगी। उसमें मेरा रोल था आशा का। तो मेरे ओके। लिए सबसे बेस्ट प्ले था मेरी लाइफ का अभी तक का, सजा। जी 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 बिल्कुल। शिल्पी जी, आपको शायद आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ पे हमारे साथ एक और व्यूवर जुड़ रही हैं, श्वेता जी। वो जानना चाहती हैं कि आप को अगर जयपुर के बाहर की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या आप अडॉप्ट करेंगी, या जयपुर ही आपको पर्सनली अच्छा लगता है रहना? शादी से पहले तो मैंने ओवरऑल इंडिया में बहुत काम किया घूम घूम के। आफ्टर मैरिज, एक्चुअली आफ्टर बेबी, बच्चा होने के ओके। बाद में आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, जो मेरी भी हुई है। और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आज भी फैमिली है। तो जयपुर से बाहर के ऑफर मेरे पास आज भी आते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज आज भी आती हैं। बट मैं सिर्फ और सिर्फ, कि मेरी फैमिली यहाँ है, मेरे हस्बैंड सेटल है यूनिवर्सिटी में, तो मैं उनको सपोर्ट करते हुए जयपुर में ही रह रही हूँ। और जब तक मेरी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं जयपुर से क्विट नहीं करूंगी। जयपुर में ही रहूंगी जब अच्छा। तक मेरी फैमिली कंफर्टेबल है। जी जी। जी जी। जी, ये तो आप बहुत अच्छे से आप अपनी चीजों को बैलेंस कर रही हैं कि आपका भी करियर ग्रो करे और आपके हस्बैंड का भी उस करियर है, वो जो आप बता रहे हैं कि एज अ यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं, तो उनका बाहर जाने का ऐसा कोई चांसेस अभी है नहीं। हम्म। हम्म। चलिए, क्योंकि आपकी मेहनत है, आप कहीं पे भी करते हैं, आप उस लेवल पे आगे अचीव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो सवालों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा आगे, और हमारे साथ और भी बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं। अगर आप भी इनसे कोई सवाल पूछना चाहें तो बिल्कुल यहाँ पूछ सकते हैं। प्रियदर्शनी जी, आपसे एक और मैं चीज जानना चाहूंगी कि जैसे आप थिएटर इन एजुकेशन ले रही हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स भी लगाती हैं, तो जैसे अभी जो लॉकडाउन पीरियड हुआ है उसके अंदर प्रॉपर वर्कशॉप हो पाना संभव नहीं है, तो उस समय आप अभी कुछ ऑनलाइन क्लासेस या इस तरह की कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कुछ स्टडीज प्रोवाइड कर रही हैं? जी हाँ, एक्चुअली हम लोग थिएटर एंड एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्यूरियो परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी, वो हर साल समर्स में उसका एक बड़ा इवेंट होता था, मेगा वर्कशॉप हम लोग प्लान करते थे, हर साल करते हैं। तो वो हमने इस बार जी भी की। वो हम रुके नहीं, थमे नहीं। कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। तो हम तो जी नहीं थमे, हमने उसको ऑनलाइन किया।
मई जून जून में ओके। किया उसको ऑनलाइन हमने। और हमारे साथ अच्छी बात ये थी, हम डर रहे थे कि हमारे हमसे बच्चे एसोसिएट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, बट उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये रहा कि जहां पर सिर्फ जयपुर के बच्चे हमसे जुड़ते थे, इस बार ओवरऑल इंडिया के बच्चे हमसे जुड़े। कुछ बच्चे मुंबई से थे, जी। कुछ बच्चे एमपी से थे, कुछ दिल्ली से हमसे जुड़े। ये हमारे लिए पॉजिटिव था। इससे हम और इनहेंस हुए। इसके अलावा हमने और भी काम किए हैं क्यूरियो के लेवल पर। हमने मोनोलॉग ओके। कंपटीशन रखा, हमने सिंगिंग कंपटीशन रखा, बहुत सारे कंपटीशन रखे ऑनलाइन। प्लस मैं अभी जहां से एसोसिएट हूँ, अपनी थिएटर क्लासेस करती हूँ इंडिविजुअल तौर पर। वहां मैं अभी रेगुलर क्लासेस ले रही हूँ थिएटर की, एक्टिंग की। जो मेरी ओके। वीकली क्लासेस चलती हैं वो चल रही है। प्लस मेरे कुछ वेबिनार्स होते हैं, कुछ और चीजें जो होती हैं वो ऑनलाइन चल रही हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी, रंगमंच जो है वो, जी। उसको चाहिए होते हैं दर्शक, उसको चाहिए होता है प्रस्तुति। वो तो सब जी। हो रहा है, लेकिन भैया ब्रेड एंड बटर भी तो चाहिए। तो ब्रेड एंड बटर के जी। लिए ये जो टेक्नोलॉजी, ये अभी उतनी कारगर नहीं, क्योंकि ओके। यहाँ पर आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। एक्चुअली पहले भी उतना रिटर्न नहीं होता था जितनी मेहनत होती थी एक रंगकर्मी के लिए। लेकिन मैं जी। अभी ओवरऑल बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी ओके। बात नहीं कर रही हूँ कि मेरी तो चलिए क्लासेस चल रही है, ठीक है, मेरा कहाँ से हो रहा है। बट हम जो बात कर रहे हैं प्रस्तुति की, हम जो बात कर रहे हैं बाकी चीजों की, तो मुझे लग रहा है कि इससे जो टेक्नोलॉजी है वो आपको प्रस्तुति तो दे पा रही है, लेकिन आपकी आजीविका के लिए थोड़ी सी अभी और टाइम लगेगा कि आपकी आजीविका, आपका ब्रेड एंड बटर इससे निकल पाए। ओके। ओके, ये तो बात सही है। रीच पहुंच गई है, मगर वो फाइनेंशियल रीच में कन्वर्ट हो, वो अभी थोड़ा उसमें समय दिखाई। हमारे साथ बीच में और सवाल भी यहाँ जुड़े हैं जो कि जानना चाहते हैं राजीव जी कि आपने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ वर्क किया है, आपके हिसाब से जो बेस्ट डायरेक्टर जिनके साथ आपको काम करके मजा आया वो कौन है? बहुत सारे हैं। और हम हमारे फील्ड में क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्टर को हम बेस्ट मान लें। बाकी मैं जिनको अपना मूल रूप से गुरु मानती हूँ, सरताज सर, जी। श्री सरताज नारायण माथुर जी और रवि चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने ओके। बहुत कुछ सीखा है। बाकी वैभव भाई हैं जो मैंने अभी जिनका जिक्र किया था, वैभव माथुर, तीन जी। महीने की प्रैक्टिस ऐसी वो मैंने उनसे सीखा कि वो आज भी मेरे काम आ रही है। और धर्मेंद्र भैया, धर्मेंद्र शर्मा, जो आज मुंबई में ही है और ओके। सीरियल्स के प्रोड्यूसर हैं, सीरियल्स बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, साबिर खान जी। बाकी मेन रूप से मैं आज भी कहूंगी कि सरताज जी से मैंने स्पीच, वॉइस, किस तरह से बोलना है, मॉड्यूलेशन, पंचुएशन, वो सीखा है। रवि सर से मैंने ना सिर्फ थिएटर की बारीकी सीखी है, बल्कि रंगमंच में एटीट्यूड क्या होना चाहिए आपका, वो भी मैंने उनसे जी। सीखा कि चलिए। किस एटीट्यूड के साथ में आप रंगमंच में काम करें ताकि आप अपने आप को एग्जिस्ट कर पाए। वो भी मैंने उनसे सीखा है रंगमंच की बारीकियों के साथ। जी अंकिता। तो यहाँ पे एक और हमारा सवाल आया है जो कि शिल्पी जी पूछना चाह रही हैं कि लाइफ में डिसिप्लिन कितना जरूरी है? लाइफ में डिसिप्लिन उतना ही जरूरी है जितना किसी भी खाने की चीज में नमक या चीनी, क्योंकि ये नहीं जी। होगा तो वो खाना बेस्वाद होगा। और अगर हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, उस फील्ड में डिसिप्लिन सबसे पहली डिमांड, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। जी। जी। जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की और एग्जाम्पल आपने बहुत ही इतना परफेक्ट दिया है कि जिस तरह से नमक बहुत छोटी चीज है मगर बिना उसके खाने में टेस्ट नहीं बनता है, इसी तरह डिसिप्लिन भी है। यहाँ पे एक और सवाल हमारे साथ जुड़ रहा है जो कि श्वेता पारिक जी का है। वो जानना चाहती हैं कि एज अ सब्जेक्ट ड्रामा स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए, हम पढ़ा रहे हैं। और हमारे इंडिया में तो अभी बहुत कम है। अब्रॉड में आप देखिए, वहां पे तो ये फिफ्थ स्टैंडर्ड से, बल्कि और भी डाउन स्टैंडर्ड से, इनिशियली लेवल पे शुरू हो जाता है, सेकंड क्लास थर्ड स्टैंडर्ड से जो कुछ थिएट्रिकल एक्सरसाइज है वो शुरू हो जाती है। और ओके। इसीलिए बच्चा वहां पे डिसिप्लिन और बाकी चीजों में, एक्चुअली जो थिएटर है वो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है, यानी आपके मेंटल लेवल को भी वो स्वस्थ रखता है, मेंटल लेवल को भी डेवलप करता है। तो जब बच्चा उस दौर से गुजर रहा है, आज आप ये जो किंडरगार्टन वाले स्कूल होते हैं, प्री प्राइमरी, जी। इनमें आप देखिए जो एक्सरसाइज है वो वाली एक्सरसाइजेज है जो कहीं ना कहीं थिएट्रिकल है।
जो बच्चे के मेंटल ग्रोथ को, उसके फिजिकल ग्रोथ को, उसके फिजिकली उसको ग्रो कर रही है। तो जी। ये चीजें शुरू बहुत पहले हो जानी चाहिए। हो गया है, इनको बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए थी, राजस्थान बोर्ड में नहीं है। मुझे याद है कि हमने शायद 9-10 साल पहले राजस्थान बोर्ड में एक एप्लीकेशन लिखी थी, क्योंकि सीबीएसई ने तो इसको कर रखा है। ठीक है, ओके। सीबीएसई में शौकिया मतलब आप ठीक है सब्जेक्ट तौर पर नहीं है, हालांकि एक टाइम वो भी आया था कि सीबीएसई में भी इसको एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन राजस्थान बोर्ड में हमने एक बार लेटर लिखा, आज से 10 या 11 साल पुरानी बात है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, कि इसको राजस्थान जी। बोर्ड में एक सब्जेक्ट के तौर पर, या एक जैसे म्यूजिक या बाकी सब्जेक्ट्स है, इस तरह से थिएटर को, रंगमंच को हिस्सा बनाया जाए। वहां से बहुत महीनों बाद एक जवाब आता है कि माफ कीजिएगा, बहुत अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन फिलहाल हम इसको लागू नहीं कर सकते। और वो हम्म। अभी तक लागू नहीं हुआ, और ये बच्चों के लिए जी जबकि जी जी। बहुत जरूरी है। वही, क्योंकि जनरली ऐसा ही देखा गया है कि एकेडमिक्स पे सारे लोग ध्यान देते हैं, और जो छुट्टियां आती हैं, समर वेकेशंस आता है, उसमें एज अ शौक के लिए 45 दिन से 30 दिन से 45 दिन के लिए सिर्फ थिएटर ज्वाइन करते हैं। उसके बाद साल भर तक ऐसी कोई प्रैक्टिसेस वो नहीं करते हैं बच्चे। तो अच्छा जी, हमने इसके रिजल्ट देखे एक्चुअली। फरीदाबाद हम लोग क्लासेस लिया करते थे, डीएवी स्कूल, वहां पे हमने रिजल्ट्स देखे हैं। और वहां पे जो बच्चे जिनकी परसेंटेज 55%, 60% इससे नीचे रहती थी, थिएटर रेगुलर जब उन्होंने किया, उनकी परसेंट अचानक से बढ़ी है, 70 अबव परसेंट में आने लगे हैं वो। मतलब ये बच्चों में आया है। और इनके, जब मैं अपनी स्कॉलरशिप कंप्लीट कर रही थी, तो उसमें मेरा रिसर्च वर्क भी था। तो मैंने उन ओके। स्कूल के बच्चों की मार्कशीट मंगाई, और उनमें जो चेंजेस थे, उनकी परसेंटेज में जो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिखा था, जो बदलाव दिखा था, वो सिर्फ और सिर्फ थिएटर में 2 साल के अंदर उनमें चेंज आया था। उनकी एकेडमिक लाइफ या उनकी जो एजुकेशन, तो थिएटर आपके लिए ओवरऑल डेवलपमेंट का काम करता है। जो जिन पेरेंट्स को ये लगता है, या जिन टीचर्स को लगता है, जिन स्कूल्स को लगता है कि फालतू की चीज है, ये तो जी। जिसको कहना चाहिए कि हॉबी टाइप में है, नहीं, वो हॉबीज ही आपकी कंसिडर पढ़ाई करते के हैं। लिए भी बहुत जरूरी है। वो आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी मेमोरी कब बढ़ गई, आपका जो एक रीजनिंग पावर है वो कब बढ़ गया। तो ये सारी चीजें हम्म। थिएटर के थ्रू होती है। जी अंकिता। आप जी, आपने बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा फैक्ट निकाल के दिया, क्योंकि जनरली ऐसा बोला जाता है कि अभी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में यूट्यूब का क्रेज हो गया, टिकटॉक का क्रेज हो गया, या इस तरह की जो चीजें आ रही थी उसमें म्यूजिकली टाइप की वीडियोस बनाने लग गए। तो उनको पेरेंट्स डांटते हैं कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, इन चीजों में कहाँ लग रहे हो। और ये आपने फैक्ट जी बहुत इंटरेस्टिंग निकाल के बताया कि थिएटर से उनके मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। मतलब एक्सेप्ट कर पाना पेरेंट्स के लिए इतना इजी नहीं होगा, बट आपका रिसर्च है तो कहीं ना कहीं आपने उसको फेस किया है, आपने उसको देखा है, तो बिल्कुल और लोग भी इंस्पायर होंगे इस चीज से जुड़ने के लिए। यहाँ पे हमारे साथ एक और सवाल जुड़ रहा है, जो कि राजीव जी जानना चाहते हैं कि जो लोग अभी जयपुर में नहीं हैं, और वो आपके जो प्रोजेक्ट है क्यूरियो बतियन की गली है, उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो उन्हें क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा? देखिए, क्यूरी और बतियन की गली दोनों अलग अलग चीजें हैं। बतियन की जी। गली, जैसा कि मैंने कहा, एक वहाँ परफॉर्मेंस बेस्ड एक जी। इवेंट है। एक वो अभी हमने कोरोना काल में उसको थोड़ी देर के लिए थामा हुआ है, क्योंकि ओके। वो एक ऐसी इवेंट है कि जिसको हम ऑनलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो चार्म है या उसकी जो क्वालिटी है, वो लाइव में ही है। उसको अभी हमने थामा हुआ है। रही बात क्यूरियो की, तो क्यूरियो से आप जुड़ सकते हैं। इसकी एक वेबसाइट है, इसका अपना ऑनलाइन पेज है, ओके। फेसबुक है, इंस्टा है। आप उसके थ्रू इस पे जुड़ सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कर सकते हैं। तो जो उसका क्यूरियो परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी के नाम से आपको फेसबुक पेज मिल जाएगा। इसकी वेबसाइट है www.curioperformingart.org। जो फ्रेंड्स, जो क्यूरियो की लिंक ये बता रही हैं, वो लिंक हमने इस सेशन की डिस्क्रिप्शन में भी www.curioperforming। आपको प्रोवाइड कर रखा है। जो आपका फेसबुक पेज जी का लिंक है वो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिख रखा है, क्योंकि बहुत बार जो हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ते हैं वो बाद में कांटेक्ट करना चाहते हैं, जो भी गेस्ट हमारे साथ आए हैं उनके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। जी। तो आपके जो भी लिंक्स हैं वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए थे, ताकि लोगों को आपको ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। तो ग्रेट। वेरी चलिए बातों का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं।
राजीव जी, एक और क्वेश्चन यहाँ पूछना चाह रहे हैं कि ड्रामा को एज अ करियर ले सकते हैं क्या लोग? मतलब अभी इतना अवेयरनेस नहीं है, इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, ऐसे ड्रामा को करियर के रूप में लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है, लेकिन ये वैसा ही है जैसे आप वकील बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो पेशेंस रखते हैं आप, क्योंकि आपका माइंड मेकअप है कि मुझे इसकी इतने साल पढ़ाई करनी है, एमबीबीएस करना है, इतनी फीस जाएगी। ऐसे ही जब आप लॉ करते हैं तो आपको पता है कि आफ्टर 12th मुझे 5 साल का ये कोर्स करना है, या ग्रेजुएशन के बाद 3 साल और देने हैं, फिर प्रैक्टिस करनी है। इतना पेशेंस उसमें जितना दिखाते हैं, उतना ही पेशेंस आपको ड्रामा में भी दिखाना होगा। तो यकीनन करियर है, जी। और बहुत अच्छा करियर है, और साथ के साथ नाम भी है आपका, तो इसमें तो डबल फायदा है कि फाइनेंशियली भी जी। प्रॉफिट है और नाम भी है आपका। जी 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 जी। अंकिता। एक्चुअली जनरली लोगों का ये होता है कि वो लोग जब कनेक्ट फिर एकेडमी से ज्वाइन हो गए, जापुर के अंदर स्मिता बंसल वाली एकेडमी चल रही है जो कि इस तरह की चीजें सिखा रही है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक विचार ये एसोसिएट होते हैं तो हमें आगे इन फ्यूचर कहीं ब्रेक मिल सकता है, चाहे सीरियल के अंदर कुछ रोल्स मिल जाएं, चाहे किसी भी वे में हमें स्क्रीन प्रेजेंस मिल जाए। तो अगर वो आपके साथ ज्वाइन करते हैं तो क्या आपके थ्रू भी फील्ड के अंदर? अंकिता सॉरी, एक बार अपना सवाल प्लीज वापस रिपीट करेंगे। मैं सिर्फ इतना सा पूछना चाह रही थी कि जैसे बहुत सारे जो एक्टर्स हैं वो अपनी एकेडमी चला रहे हैं, और उसमें लोग इसलिए ज्वाइन करते हैं कि उनकी अप्रोच होती है, अगर आप वहां से सीखते हैं तो आपको वो प्रमोट करते हैं, आपको रिकमेंड करते हैं सीरियल्स के लिए या फिर एड शूट्स वगैरह के लिए। तो इस तरह से आप जो सिखा रही हैं क्यूरियो के अंदर, या जो आप थिएटर वर्कशॉप्स देती हैं, आपके साथ ज्वाइन करके आप भी रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं आगे बढ़ने के लिए या स्क्रीन प्रेजेंस के लिए लोगों को? हम अभी जो सिखा रहे हैं क्यूरियो के बेस पर, अभी हमारे 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फिल्मों में आ रहे हैं, और ओके। लोकल नहीं, मतलब जयपुर बेस नहीं, बल्कि मुंबई लेवल पे। जैसे कृति सैनन ओके। के साथ में मेरी एक स्टूडेंट है आराध्या, वो आई हुई है, और काफी फेमस है वो। और उसने, ओके। वो अभी सिर्फ 8 साल की है, और ओके। 8 नहीं सॉरी 9 साल की है वो। उसने 7 साल से अपना करियर शुरू किया, और 6 साल से, उसने 6 साल से करियर शुरू किया था। और धीरे 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 धीरे, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसको एक्टिंग में कोई ले नहीं रहा था। 2 साल पहले वो हमारी क्यूरियो से जुड़ी, और उसने जब एक्टिंग में हमसे क्लासेस ली, और उसके बाद में उसने जहां पर अपना ऑडिशन दिया, वो तुरंत सेलेक्ट हो गई है, और आज वो कई फिल्मों में आ ओके। चुकी है। शायद अगर आप क्यूरियो के पेज पे जाएंगे तो आपको वो दिखाई देगी, एक जो मैं बात कर रही हूँ आराध्या वर्मन की। इसके अलावा भी वो कई फिल्मों में आई है, कृति ओके। सैनन के साथ आई है, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ आई है, अभी उसने कई फिल्में करी हैं। एक है हमारे समर्थ शांडिल्य, वो फिल्मों में आ रहे हैं, शॉर्ट फिल्में और इस तरह की हैं। एक है ओके। यश राजस्थानी, जो काफी पॉपुलर है बच्चों में, यश राजस्थानी। इसके अलावा ओके। हमारे पास जो बच्चे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फिल्मों में नहीं जाना चाहते, रंगमंच कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो क्यूरियो के साथ जुड़कर क्यूरियो की जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, मतलब एक इंस्ट्रक्टर है कि आप इंस्ट्रक्टर लेवल पे जुड़ सकते हैं, आप अकेडमिक तौर पे आप दूसरी जगह जाकर, दूसरे शहर में जाकर आपको पढ़ाना है, तो क्यूरियो के बेस पर आप दूसरे शहर में जाके पढ़ा सकते हैं ड्रामा टीचर के रूप में। तो इस तरह से ओके। वो बच्चे क्यूरियो से जुड़कर, क्यूरियो उनको ना सिर्फ ट्रेनिंग दे रहा है, बल्कि प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहा है। जी जी जी, ये जो जी प्लेसमेंट और ये जो जॉब सिक्योरिटी या फिर ब्रेड एंड बटर की जो चिंता है, वो सब लोगों के माइंड में रहती है कोई भी स्टेप लेते हैं तो बस यही मेरा सवाल था जो कि आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया। यहाँ पे शिल्पी जी एक सवाल और पूछना चाहती हैं कि आपका जो फील्ड है उसमें कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे लोग आपको डाउन करना के लिए रेडी रहते हैं कि आपकी कहाँ गलती हो और वो आपको डाउन करें, तो आप इस तरह की कंपटीशन अपने फील्ड में फेस कर रही हैं? हाँ, हमारे फील्ड में भी बहुत कंपटीशन है, और इसमें आपके जो एक्टिविटी या आपका जो फेस है, उसके कंपटीशन है। जैसे मैं अगर आपको अपना उदाहरण दूं, तो आफ्टर बेबी मुझे गैप लेना पड़ा, जो कि सबको लेना पड़ता है। उस गैप जी में जी जी। जब मैं वापस फील्ड में आई, तो मुझे वापस से जीरो से शुरू करना पड़ा। ठीक है, थोड़ी वो कहते हैं ओके। ना कि ठीक है, बेस तैयार था, लेकिन आपको वापस से उतनी मेहनत, बल्कि मुझे ऐसा लगता है शायद ज्यादा मेहनत के साथ उतरना पड़ता है इस फील्ड में,
क्योंकि आपको वापस ये प्रूव करना है कि स्टिल यू आर देयर, आप अभी भी वही हैं और उतनी ही एनर्जी के साथ आप वहां पर हैं। तो आपको जी ज्यादा प्रूव करना पड़ता है। तो हमारे इस फील्ड में भी कंपटीशन है, इस फील्ड में भी कंपटीशन आपकी एनर्जी के लेवल पर है, आपकी क्रिएटिविटी के लेवल पर है, आपके फेस के लेवल पर है। तो कंपटीशन तो है। जी जी जी। जी यहाँ आपके पे एक शैलेंद्र जी का एक सवाल और आया है, क्योंकि हमारा समय हो गया है तो हम ये आज का लास्ट सवाल लेके इस सेशन को ओवर करेंगे। शैलेंद्र जी जानना चाहते हैं कि आपकी आगे इस फील्ड में क्या प्लानिंग है, आगे की क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं, गोल्स हैं, वो थोड़ा शेयर कीजिए हमारे साथ। आगे इस फील्ड में बस यही है कि अभी बिकॉज मैं एकेडमिक लाइन से मैंने एज अ करियर जो अपना करियर शुरू किया था, जो चाहत थी वो एकेडमिक लाइन से ही की थी। तो आगे मुझे इसको एकेडमिक लाइन में ही रखना है कि मैं एकेडमिक तौर पे इस पे जुड़ी रहूं, साथ ही साथ क्योंकि सब्जेक्ट प्रैक्टिकल और एकेडमिक दोनों है, तो मैं अपनी प्रैक्टिस जो है प्रैक्टिकल लेवल पे उसको भी कंटिन्यू करूं। और मुझसे कितने लोग लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि हम भी लाभान्वित हुए हैं, सरताज सर से हम लाभान्वित हुए हैं, रवि सर से, और जो हमारे जितने भी गुरु हैं उनसे हम लाभान्वित हुए हैं। तो हम अब अपने जो आने वाले जो नई जनरेशन है उनको कैसे उनको कैसे लाभ दे सकते हैं, वो हमसे कैसे लाभान्वित जी हो सकते हैं, ताकि आज मैं उनका नाम ले रही हूँ वो भी मेरा कहीं ना कहीं नाम ले लें। मतलब हम सिखा के जाएं कुछ, हम एक सिर्फ ऐसे ही ना चले जाएं, हम कुछ सिखा जी के जाएं जो जी जी जी। फील्ड में ये आ रहे हैं। जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो आप नॉलेज रखते हैं वो आगे आप सर्कुलेट करना चाहती हैं, आगे आने वाली जनरेशन्स को देना चाहती हैं। तभी हम जो ये जो कला है उसको हम आगे और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक और सवाल हमारे साथ आ गया है, क्योंकि क्लोजिंग का टाइम था, फिर भी एक सवाल हम और ले लेते हैं। यश जी जानना चाहते हैं कि आप भी थिएटर से हैं, आपके हस्बैंड भी थिएटर से हैं, इवन आपके जो ब्रदर वगैरह हैं वो भी थिएटर से बिलोंग करते हैं, तो क्या आपके सन भी थिएटर में अभी से इंटरेस्ट लेने लग गए हैं? क्योंकि शायद हाँ अभी थोड़ा सा। अभी उन्होंने कुछ स्टोरी बना के शायद डाली थी, लॉकडाउन पीरियड में हमने देखा था उनका। तो देखिए बहुत अच्छी बात है, आप जैसा देखते हो ना आपके अंदर वैसा ही होता है। म्यूजिकल फैमिली होगी तो जी उसके अंदर कहीं ना कहीं म्यूजिक होगा। जी अगर मतलब क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई फैमिली है, क्योंकि वो बच्चा क्या है कि वही बातें सुन रहा है, वही देख रहा है, वही ओढ़ रहा है, वही पहन रहा है, तो माहौल का फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर जी उसको जी जो माहौल मिल रहा है शायद कहीं ना कहीं वो उसके लिए इंस्पिरेशन का काम कर रहा है, मोटिवेशन का काम कर रहा है। इसलिए उसका वो इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट रखता है। बाकी भविष्य में क्या इंटरेस्ट होगा उसका वो जाने, मतलब उसमें हम उसका पूरा सपोर्ट करेंगे। जी 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 जी। प्रिया जी, आपसे बात करके बहुत ही मजा आ रहा है। समय की कमी है, नहीं तो हम इस टॉक को और भी लंबा कर सकते थे। मगर आप जाते जाते लेडीज के लिए स्पेशली, क्योंकि लेडीज के लिए कुछ इंस्पिरेशनल वर्ड्स दे सकते हैं, कुछ मंत्र दे सकते हैं कि कैसे वो अपने आप को और ज्यादा प्रूव कर सकें, या मतलब हाउसवाइफ भी हैं बहुत सारी लेडीज जो हमें सुन रही हैं इस समय, वो अपनी जो क्रिएटिविटी है अंदर की वो कैसे जगा के रख सकती हैं। सबसे पहले अंकिता, यहाँ पर मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी कि हम फीमेल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रूफ करना। और ये बात जी मुझे बहुत देर बाद समझ में आई कि हमें प्रूफ क्यों करना है। हाँ जी लेकिन हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको हमें हम्म, बनाए रखना है, और जब भी मौका मिले उस क्रिएटिविटी को हमें करते रहना चाहिए। फैमिली से टाइम निकाल के अपने लिए टाइम जरूर रखना चाहिए। मैं हर फीमेल के लिए कहना जी चाहूंगी। मेरे साथ भी एक दौर आया था कि मुझे थोड़ा सा कि मेरी जो क्रिएटिविटी थी वो मैं नहीं कर पा रही थी, बिकॉज ऑफ कि मैं अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी। लेकिन अब जैसे जैसे मुझे लगा कि अब मुझे वो मौका मिल रहा है, मैंने उस मौके को चुराया। और तो मुझे लगता है हर फीमेल को उस मौके को चुराना चाहिए। अपने लिए पूरे दिन में भले 1 घंटा निकालें आप, जरूर निकालना जी चाहिए। और किसी को प्रूफ करने के लिए नहीं, अपने लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद की खुशी के लिए। क्योंकि जब आप किसी को प्रूफ जी करने लग जाते हैं तब आप उसको भी प्रूफ नहीं कर पाते और खुद भी खुश नहीं रह पाते। तो खुद खुश रहना जी सीखेंगे तब ऑटोमेटिकली आप सबको खुश रख पाएंगे, और आप अपने आप सबको को खुश रख जो एक पाएंगे। बार ना प्रूफ कर दिया, तो वो मुझे लगता है प्रूफ करने जैसा कुछ नहीं है। तो अपने लिए करिए जो करना है, आप सेटिस्फाई हुए। जी खुशियां जी जी, बहुत ही खुश रखेंगे, स्माइल रखेंगे तो स्माइल बिखेरेंगे। मेरा ये मानना जी है, चेहरे पे स्माइल रखिए तो अपने आप सामने वाले भी स्माइल करेगा।
जी जी जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई और बहुत ही इंस्पिरेशनल रही आपकी स्टोरी। सो थैंक यू सो मच प्रिया जी, आपने अपना समय निकाला और हैप्पी सोल के लिए हमें अपनी अच्छी अच्छी बातें और एक इतना इंटरेक्टिव सेशन आपने प्रोवाइड किया, तो थैंक यू सो मच मैं कुछ कहना हैप्पी चाहूंगी सोल इससे की तरफ पहले कि से। आप मुझे मैं हैंग अप करें। मैं यहाँ पे हैप्पी सोल के लिए कुछ कहना चाहूंगी। हैप्पी सोल एक बहुत जी अच्छा जी इनिशिएटिव ले रहा है, वेरी नाइस। आप लोग मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कहते हैं जब घर से शुरुआत होती है किसी भी काम की तो वो आगे लंबे समय तक चलता है, और जहाँ सपोर्ट जी होता है। तो हैप्पी सोल एक तो नाम बहुत प्यारा है, दूसरा आप जिस तरह से काम कर रहे हैं इतना समय निकाल कर लोगों से टाइप करते हैं। मुझे पता है कि लाइजनिंग करना, टाइप करना, उनको इनवाइट करना, टेक्निकली उनको इनवाइट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं दूरदर्शन में आरजे से जुड़ी हुई हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड। और इसलिए थैंक यू सो मच एंड सल्यूट कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बेस्ट विशेस, ऐसा काम करते रहें आगे भी। और मेरी मेरी फैमिली की और मेरी तरफ से जो भी कलाकार है, अ, यही है कि आप लोग ऐसा काम करें और कला आगे आए आप लोगों के माध्यम से। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स हमें दी उसके लिए। इसी तरह से प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा और कभी भी मौका मिला तो हम वापस से इस सेशन को करेंगे आपके जो आपका जब नॉर्मल कंडीशंस हो जाएंगी तो जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। कोई आप क्यूरियो के अंदर कोई परफॉर्मेंस कर रहे होंगे तो हम उसके लिए भी लाइव सेशन लेना चाहेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं बिल्कुल खत्म बिल्कुल। करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो तो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंकिता जी। ओके मनी, बाय। बाय। चलिए, ये थी प्रियदर्शनी मिश्रा जी जिनसे हमने आज की टॉक की, जो कि काफी इंटरेक्टिव रही। सो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आपको यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल रहेगा, साथ में हैप्पी सोल का जो पेज है फेसबुक का उसके ऊपर भी ये लाइव अवेलेबल रहेगा। आप इसको रिकॉर्डेड को भी बाद में सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस तरह से प्यार बनाए रखिए, क्योंकि हम यहाँ सैटरडे और संडे हमने एक प्रयास चालू किया है और जिसमें हमें लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो जो कि हमें मोटिवेट कर रहा है कि इस तरह के काम हम आगे करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स आज के सेशन के लिए। नेक्स्ट वीकेंड हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।